आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बांध टूटने की वजह से बहे दर्जनों लोग। अब तक 9 लोगों के शव मिले। 16 गांव वाले अब भी लापता। राहत बचाव में जुटी एनडीआरएफ की टीम। सोते वक्त रात में ही टूटा तिवारे बांध। मुंबई में आज बारिश से थोड़ी राहत, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ जल जमाव। ट्रैफिक जाम से भी जूझे लोग। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ के हालात। उफनते पानी में सड़क पार करते हुए बह गया बाइक सवार। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में तनाव के बाद आज मंदिर में पूजा अर्चना शुरू। अमन कमेटी की बैठक में तोड़फोड़ ठीक कराने का फैसला। 3 दिन पहले मोहल्ले से बाहर के उपद्रवियों ने की थी तोड़फोड़। मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर को तलब किया। राजस्थान के जयपुर में भी माहौल बिगड़ने की कोशिश। शास्त्री नगर इलाके में 7 साल की बच्ची से बलात्कार के मामले को लेकर धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ के बाद बढ़ा तनाव। पुलिस ने एहतियातन लगाया कर्फ्यू। पुलिस ने उपद्रव करने के आरोप में 16 आरोपियों की गिरफ्तारी की। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद। अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है बलात्कार का आरोपी। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी का कोई नहीं है अध्यक्ष। राहुल गांधी ने आज कहा कि मैं पहले ही इस्तीफा दे चुका हूं। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति करेगी अगले अध्यक्ष के नाम का फैसला। जल्द बनना चाहिए नया अध्यक्ष। बंगाल में कटमनी के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी ने उठाया मुद्दा। बंगाल में जगह जगह विरोध प्रदर्शन। सरकारी योजनाओं की रकम में से तय हिस्सा कटमनी के तौर पर वसूलते हैं ममता बनर्जी के पार्टी के लोग। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान। भ्रष्टाचार और दूसरे आरोपों में 600 से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई। 200 से ज्यादा अफसर कर्मचारी हटाए गए। गृह विभाग ने सबसे ज्यादा 51 लोगों को किया जबरन रिटायर। लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गोली चलने से मचा हड़कंप। 2 हत्यारों ने सऊदी से उमरा करके लौटे 2 लोगों को गोली मारी। तीसरा शख्स हुआ जख्मी। अरशद और शान नाम के 2 हमलावर पकड़े गए। आपसी रंजिश में गोली चलाने का मामला। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को अमेरिका ने किया आतंकी संगठन घोषित। ग्वादर में 5 सितारा होटल पर हमले के बाद अमेरिका की कार्रवाई। पाकिस्तान ने 2016 में बीएलए पर लगाया था प्रतिबंध। पाकिस्तान के खिलाफ अलगाववादी अभियान चलाता है बीएलए। लीबिया के त्रिपोली में माइग्रेंट्स के सेंटर पर हुए हवाई हमले में 40 से ज्यादा शरणार्थियों की मौत। 80 से ज्यादा हुए जख्मी। लीबियन नेशनल आर्मी के खलीफा हिफ्तर पर हमले करने का आरोप। डिटेंशन सेंटर के पास आतंकियों का कैंप होने का था शक। आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे देश में एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। मामूली सी झगड़ा, मामूली सी बात होती है और उसे लेकर सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। दिल्ली में पार्किंग के लेकर हुए विवाद ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। तो राजस्थान के जयपुर से एक ऐसी खबर आ रही है जहां 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले को अब मजहबी रंग देकर उस पर राजनीति की रोटी सेकने की पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस ने कर्फ्यू लगाने का आखिरकार मन बना लिया है और इंटरनेट की सेवाएं भी बंद की हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार हमारे देश में हर मामले पर, हर किसी क्राइम को सांप्रदायिक नजरिए से क्यों देखा जा रहा है? आधी रात के अंधेरे में उपद्रवियों का आतंक। सैकड़ों की भीड़ ने मचाया सड़कों पर हंगामा। हाथ में लाठी, तलवार और पत्थरों से की तोड़फोड़। ये तस्वीरें हैं राजस्थान की राजधानी और देश की गुलाबी नगरी जयपुर की। बीती रात बदमाशों के उत्पात के बाद बदरंग घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां तोड़ दी गई तो घर से झांक रहे लोगों पर पत्थर फेंके गए। रास्ते में जो कुछ भी मिला उपद्रवियों ने उसे तहस नहस कर दिया। जब सुबह हुई तो दूर दूर तक गलियों में उपद्रव और हंगामे की सबूत नजर आते रहे। लोगों के डरे हुए चेहरे उस काली रात की कहानी बयां कर रहे थे। 1 2 3 4 ये गिनतियां मैं कर सकता हूं क्योंकि इस दूरी तक मेरी आंखें देख पा रही हैं। 4 गाड़ियों के शीशे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, आगे से पीछे से पूरी तरह से गाड़ियों को तहस नहस किया गया है। ठीक आगे अगर इस गाड़ी के एंगल से भी आप देखना चाहें तो ठीक सामने जो घर है वहाँ भी पत्थरबाजी की गई है। हम तो अंदर सो रहे थे पर गाड़ियों की आवाज़ आई। अंदर बाहर गए थे ना तो बहुत सारे थे वो तो बाटा। फिर अंदर बाहर जाते जाते फिर बाटा ले लेके भागे तो बाटा हम तो अंदर छुप गए थे। फिर बहुत सारी बहुत छाड़ हो गई थी इधर बस पत्थरों की। गेट को तोड़ने की कोशिश की। हाँ, गेट तोड़ने की कोशिश करी थी। फिर हम अंदर छुप गए थे। हम तो गेट बंद कर अंदर चले। हाँ, पुलिस को फोन करी थी फिर मैं अंदर से।
ये पूरा हंगामा 7 साल की बच्ची से रेप की घटना के बाद फैले अफवाह की वजह से हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि कईयों की गाड़ियां टूटी तो कई लोगों को चोटें आईं। कम से कम 40 से 50 गाड़ियां को नुकसान पहुंचाया इन्होंने और कम से कम 5 से 7 आदमियों की चोटें आई हैं इसमें, और घरों का भी नुकसान पहुंचा। घरों की जालियां तोड़ी इन्होंने, गमले तोड़ दिए और गेटों के भी नुकसान किया इन्होंने। अच्छा, पुलिस ने मामला दर्ज कराया? पुलिस ने हमने सबने लिखित में रिपोर्ट दे दी है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी है। हमारी दरखास्त लेकर के रख ली गई है पुलिस के द्वारा। बोले अकेले आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपकी FIR पर एक साथ कार्रवाई करेंगे। रेप का आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया। इसका फायदा उठाकर उपद्रवी सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत अफवाह फैलाने लगे और उसकी वजह से 2 गुटों में तनाव के हालात हो गए। लेकिन दुर्भाग्य से प्रशासनिक कमी के कारण से और कुछ सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले लोगों की बदमाशी के कारण से इस घटना को सांप्रदायिक के रंग में रंगने का प्रयास किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को अभी भी चाहिए इस प्रकार का उन्माद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करे और जिस बात को लेकर के घटना घटी है उस अभियुक्त को तुरंत पकड़ने का पुलिस सब प्रकार से अपनी ताकत लगाए। हालांकि जयपुर में हुई ताजा वारदात के बाद जारी तनाव को देखते हुए पुलिस ने शास्त्री नगर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही 13 थाने में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं ताकि अफवाहों पर लगाम लगाई जा सके। पुलिस की 1 दर्जन से अधिक टीमें लगातार काम कर रही हैं और सभी संभावित दिशाओं में काम किया जा रहा है। टेक्निकल इंटेलिजेंस हो चाहे ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, उनको कलेक्ट किया जा रहा है। जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो एविडेंसेस आ रही हैं, उनका एनालिसिस करके उम्मीद है हम जल्दी किसी नतीजे पे, ठोस नतीजे पे पहुंच जाएंगे। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद गुलाबी नगरी में नफरत का रंग घुलता जा रहा है। लोगों में गुस्सा है, अभी भी शास्त्री नगर में तनाव के हालात बने हुए, लिहाजा पुलिस बल तैनात किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। जयपुर की ये घटना बताती है कि किस तरह से राजस्थान में भी एक अपराध को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली के पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके में तोड़फोड़ को अंजाम देकर एक मंदिर को विध्वंस करने की कोशिश की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बुलाकर इस पूरे मामले पर अपनी नाराजगी भी जताई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार हम अपने देश में कर क्या रहे हैं। घंटी बज रही है, मां के जयकारे लग रहे हैं। पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके का ये वही मंदिर है जहां 3 दिन पहले मामूली विवाद के बाद जबरदस्त तोड़फोड़ की गई थी और 2 गुटों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। लेकिन बुधवार की सुबह से माहौल में बदलाव नजर आया और इलाके की अमन कमेटी की अपील के बाद स्थानीय लोगों ने मंदिर में पहले की तरह पूजा अर्चना की। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी तलब किया और पूरे मामले की जानकारी ली। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आज एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक नाबालिग को भी पुलिस ने पकड़ा था। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। ऑलरेडी 4 लोग अरेस्ट हो चुके हैं एंड इस पे और भी जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। दी CCTV footage which has been circulating, this is about a particular group of criminals. The teams are working on it and they will be identified and they will be arrested soon. वहीं हौज काजी में 2 दिन तक चले हंगामे के बाद तमाम पार्टियों की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। दिल्ली के लोगों को बहुत नतमस्तक होकर सलाम करता हूँ, उस इलाके के लोगों को ख़ास तौर से जिन्होंने किसी भी इस तरह की हरकत को बिना समय गंवाए हुए नाकाम किया और उसकी तमाम साजिशों पर पानी फेरा और एकजुट होकर के सद्भाव और अमन के माहौल को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि वहाँ सबने मिलकर ये तय किया कि वहाँ जो एक मजहबी इबादतगाह को नुकसान पहुँचा है उसका निर्माण हिंदू और मुसलमान मिल के कर रहे हैं। रात को सब लोग मिलकर बैठे थे, हिंदू भाई भी मुसलमान भाई भी। हम थाने में भी बैठे थे, उसके बाद में मैं भी था वहाँ पे और हम सब लोगों ने वहाँ गले मिले।
एक गंगी जमनी तहजीब का मुजाहरा कल दोनों समाज के लोगों ने किया। मैं दोनों समाज के लोगों को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जाहिर है जिस तरह से स्कूटी पार्किंग जैसे मामूली बात पर इतना बड़ा विवाद हुआ, उससे साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल पुलिस जांच का इंतजार है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं बारिश की। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में कल रात में एक बांध टूट गया और इस बांध के टूटने की वजह से आसपास के करीब 7 गांव बह गए। अभी तक 10 शव निकाले जा चुके हैं, जब तक 15 लोगों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। फिल्मी कहानी और कल्पनाओं में टूटते बांध देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गरीब गांव वालों को सैलाब में डूबता और बहता देखकर दिल में दहशत बैठ जाती है। सोते गांव वालों पर सैलाब की कहर की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी से आई, जब टूटा बांध और मचा कहर। 7 गांवों के सैकड़ों लोग सोते हुए बाढ़ की चपेट में घिर गए। 2 दर्जन से ज्यादा लोग इस सैलाब में बह गए। तस्वीरें रत्नागिरी जिले में चिपलून तहसील में तिवरे बांध की है, जो बीती रात भारी बारिश के चलते पानी का दबाव नहीं सह सका और टूट गया। बांध को तोड़कर निकलता पानी खुद बयां कर रहा है कि हादसे के वक्त पानी का बहाव कितना तेज रहा होगा। यह हादसा कैसे हुआ, आप इसे ग्राफिक्स के जरिए भी देख सकते हैं। यही वो तिवरे डैम जो बीती रात टूट गया। लाल रंग में तिवरे डैम का आप वो हिस्सा देख सकते हैं जो पानी का दबाव नहीं सह पाया और टूट गया, जिसके बाद तेजी से पानी डैम के दूसरी ओर बसे गांव में फैल गया। बांध के टूटने की वजह से करीब 7 गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, कई लोग पानी में बह गए। जब बांध टूटा उस वक्त रात का समय था और तेज बारिश के कारण लोग घर में सो रहे थे। बांध का पानी घरों में अचानक आया और जिससे कई लोगों की मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गांव में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। हर ओर लोगों के घर का सामान बिखरा पड़ा है। बाढ़ के चलते कई लोगों की मौत हो गई, तो जो बच गए वो अपनों को तलाश रहे हैं। इन तस्वीरों में बाढ़ के चलते टूटे हुए घर का हिस्सा पानी में इधर उधर बिखरा हुआ आप देख सकते हैं। दरअसल लगातार बारिश होने की वजह से तिवरे डैम में पानी का स्तर काफी बढ़ गया था। बताया जा रहा है कि देर शाम में लोगों ने बांध से पानी रिसते देखा था। प्रशासन को खबर भी दी गई थी, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, तेज बारिश से बांध की दीवार पर प्रेशर बढ़ा और वो टूट गई। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बांध टूटने के चलते 12 मकान पानी में बह गए हैं, जबकि इसकी चपेट में 7 गांव आए। सबसे बड़ी चुनौती इस बाढ़ के पानी में लोगों को खोजने की है कि जो लापता लोग हैं वो आखिर कहाँ पर हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बाढ़ की चपेट में और ज़्यादा गांव ना आए, इसलिए अगल बगल के गांवों को भी खाली कराने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। ये तस्वीरें राहत एवं बचाव कार्य की हैं। तिवरे बांध टूटने पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। तिवरे डैम की कैपेसिटी 0.8 टीएमसी बताई जा रही है। विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। मुंबई में आज सुबह से बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन फिर भी मुंबई के लोगों को आज पूरे दिन भर ट्रैफिक जैम से दो चार होना पड़ा। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के अलावा कई अन्य राज्यों में भी बारिश की वजह से अलग अलग तरह की मुश्किलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये चंद तस्वीरें बताती हैं कि लगातार हो रही बारिश के चलते कैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पहले मुंबई कैसे बारिश से बेहाल है, उसकी तस्वीरें देखिए। तस्वीरें मुंबई के एयरपोर्ट की हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे पानी के दबाव के चलते मैनहोल का ढक्कन खुलने की कगार पर है। यहां पानी मैनहोल से फव्वारे की तरह बाहर निकल रहा है। यह हालत मुंबई एयरपोर्ट के वीआईपी गेट के करीब टैक्सी स्टैंड की है। तस्वीरें मुंबई के डोंबिवली रेलवे स्टेशन की हैं। सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया तो स्टेशन पर लोगों की कुछ इस कदर भीड़ लग गई। जाम की समस्या के बीच लोकल में आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।
पिछले 5 दिनों से लगातार हो रहे बारिश के चलते मुंबई रुक सी गई थी, लेकिन आज की यदि ये रफ्तार देखें तो मुंबई के ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का नज़ारा देखिए। यहाँ पर पिछले 4 घंटों से ये जाम लगा पड़ा है। बताया जा रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं कह रहे हैं कि 3-3, 4-4 घंटे का ये जाम मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दिख रहा है। तस्वीरें मुंबई के मलाड की हैं, जहां लगातार बारिश के चलते सबवे में पानी भर गया, जिसमें एक एसयूवी कार फंस गई और 2 युवकों की मौत हो गई। दरअसल पानी में फंसने के बाद कार का ना तो दरवाजा खुल पाया और ना ही कार की कांच टूट पाई। सबवे में 10 फीट तक पानी भरा हुआ था। बड़ी मशक्कत के बाद कार और दोनों युवकों के शव को बाहर निकाला जा सका। तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की हैं, जहां भारी बारिश के बाद एक पुलिया पार करने की कोशिश करते वक्त बाइक पर सवार एक शख्स पानी में बह गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी के तेज बहाव के आगे यह शख्स पानी में बहने लगा। हालांकि यह शख्स पानी से अपनी बाइक को बाहर निकालने की मशक्कत करता रहा और काफी देर बाद कामयाब भी रहा। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के देवास की, जहां बीती रात आंधी तूफान का ऐसा कहर मचा जिसे आप इन तस्वीरों में बाकायदा देख सकते हैं। देवास में आंधी तूफान के चलते 72 साल पुराना ये पीपल का पेड़ जमीन से उखड़ गया, तो इसकी चपेट में ट्रैक्टर भी आ गया। इसके चलते सड़क पर जाम लग गया। अब इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश के चलते अस्पताल की छत से लेकर वार्ड और कॉरिडोर में पानी भर गया है। ये वो अस्पताल है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 15 दिन पहले ही किया था, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अस्पताल में पानी भरा हुआ है। वार्ड में भरे पानी को कर्मचारी निकाल रहे हैं। तस्वीरें कर्नाटक में बागलकोट जिले में हुई भारी बारिश के बाद उफंदी कृष्णा नदी की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कृष्णा नदी पर बने पुल के नजदीक पानी बह रहा है। प्रशासन यहां लोगों को नदी पार कराने के लिए नाव मुहैया करा रहा है, जिस पर लोग अपनी मोटर बाइक लादकर नदी पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि बारिश कैसे हिंदुस्तान के कई हिस्सों में कहर बनकर टूटी है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे पूरे दुनिया भर में लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हम अमेरिका के अलास्का की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जंगल में लगी आग की वजह से ग्लेशियर बहुत ही तेज गति से पिघल रहे हैं। गर्म हवाओं की वजह से लोगों का इस पूरे इलाके में रहना भी मुश्किल हो गया है। इसके साथ साथ पूरे यूरोप में त्राहिमाम मचा हुआ है। दरअसल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जो लोग स्विट्जरलैंड में बर्फ़ के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों को बर्फ़ तो मिलना दूर, गर्मी के मारे वो बेहाल हो रहे हैं। अलास्का की आग से पिघल रहे हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर पिघलने से बढ़ा नदियों का जलस्तर। गर्म हवाओं ने बड़ी आबादी का जीना किया मुहाल। अमेरिका के अलास्का में हजारों एकड़ में फैली जंगल की आग ने एक तरफ इंसानों का जीना मुश्किल कर दिया है, वहीं आर्कटिक के ग्लेशियर के लिए भी बड़ा खतरा बनने लगी है ये आग। हर गुजरते दिन के साथ ग्लेशियर पिघलता जा रहा है, जिसका सबूत इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। जगह जगह ग्लेशियर से छोटी छोटी जलधाराएं निकलती दिख रही हैं। यही नहीं, ग्लेशियर पिघलने से नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जो इलाके की आबादी की मुश्किल बढ़ा सकता है। अलास्का के स्वान लेन के जंगलों में 5 जून को आग लगी थी और अब ये आग 68,000 एकड़ की 354 जगहों पर फैल चुकी है। डेनाली नेशनल पार्क और आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज भी आग की चपेट में है। अलास्का के 40% लोग एंकोरेज में रह रहे हैं, जिन्हें घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। हालांकि आग के जहरीले धुएं से काफी लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है, जिन्हें मजबूरन घर खाली करने के लिए कह दिया गया है। लेकिन परेशानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। पूरे अलास्का में आग के बाद उठ रही गर्म हवाओं से बेतहाशा गर्मी हो गई है, जिसने लोगों की मुसीबत को और भी बढ़ा दिया है। वैसे भी पूरे यूरोप में इन दिनों ऐतिहासिक गर्मी पड़ रही है। फ्रांस और स्पेन में जहां पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, वहीं बर्फीली वादियों के लिए मशहूर स्विट्जरलैंड भी इन दिनों चिलचिलाती धूप झेलने को मजबूर है और लोग छटपटाते नजर आ रहे हैं। रात की उम्मीद में लोग पार्क और वाटर फाउंटेन के किनारे जमा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ भी उन्हें राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही।
और आइए अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पद के इस्तीफे की बात को जिस तरह से ट्विटर के जरिए सार्वजनिक किया, उसने न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि एक तरह से तमाम राजनीतिक दलों को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। और वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी को ट्विटर पर सार्वजनिक तौर पर डालते हुए एक तरह से आग्रह किया है कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस को अब अपनी दिशा और दशा दोनों बदलनी होगी। इसके लिए कांग्रेस में मूलभूत परिवर्तन करने की बात भी कही गई है। इसके साथ साथ संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बड़े पैमाने पर हमलावर राहुल गांधी ने यहां तक लिख डाला कि आरएसएस की योजना पूरी हुई है और पूरे देश में लोकतंत्र का गला दबाने की जो आरएसएस की सोची समझी रणनीति है उसे अब भारतीय जनता पार्टी अंजाम देगी। इसके तहत ना तो किसान, ना बेरोजगार नौजवान, न ही महिलाएं, न आदिवासी, न दलित कोई इस देश में सुरक्षित है। और ऐसे में इस विचारधारा का विरोध अगर कोई एक पार्टी कर सकती है तो वो कांग्रेस है। और कांग्रेस को आज अपने आप को पुनर्जीवित ही नहीं करना बल्कि उसे अपने आप को एक नए अंदाज में पूरे देश के सामने प्रस्तुत करना है ताकि वो वैकल्पिक विचारधारा के तौर पर न सिर्फ आगे बढ़े बल्कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का मुंह तोड़ मुकाबला करे। राहुल गांधी की ये चिट्ठी सुर्खियां बटोर रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर आप यही कहेंगे, ऐसा कहीं देखा है क्या। बच्चों के साथ पेरेंट्स को इंडोर गेम्स खेलते आपने देखा होगा, लेकिन आप जरा इस किट्टी को देखिए, कैसे ये मालकिन को आती देख दरवाजे के पीछे होती है और मालकिन के आते ही उसे डराने की कोशिश करती है। ये तो शरारती किटन है। होशियार किटन ये है जो अपने मालिक के साथ कप एंड बॉल का गेम खेल रही है और गेंद ढूंढ भी निकाल रही है। इस नन्ही सी शेफ के हाथ में किचन नाइफ कैसे जादू का हथियार है देखिए। जिस उम्र में बच्चियां डॉल से खेलती हैं उस उम्र में इनके हाथ इतने सदे हुए हैं कि चंद पलों के अंदर सैलेड की प्लेट ऐसी लगने लगती है जैसे वो खाने की चीज नहीं चित्रकारी हो। नन्हे से महल का दरवाजा खुलता है तो अंदर नए तरह का संसार दिखता है। पैगोडा स्टाइल के कैमरे दिखते हैं, लामा दिखते हैं, गुलदस्ते दिखते हैं। बड़ी सी इमारत में बरामदे से लेकर आंगन तक सब कुछ दिखता है। लेकिन ये चमत्कार सिर्फ चॉपस्टिक्स का है। करीब 2500 चॉपस्टिक्स के इस्तेमाल से ये चमत्कार पैदा किया गया है। लाख टके की बात में आज हम आपको दिखा रहे हैं लाख टके का स्पेशल। और ये स्पेशल है ममता बनर्जी और उनके शासन पर। ममता बनर्जी के शासनकाल के दौरान यानी कि पिछले 8 सालों में पश्चिम बंगाल में कट मनी यानी कि किसी भी सरकारी योजना को अगर आम व्यक्ति के लिए लागू किया जाता है और उस व्यक्ति को सरकार के द्वारा पैसे मिलते हैं तो उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा तृणमूल कांग्रेस के अधिकारी, कार्यकर्ता या फिर वरिष्ठ नेता अपनी जेब में रख लेते हैं, जिसे कहते हैं कट मनी। इस कट मनी को लेकर आज पूरे बंगाल में भूचाल मचा हुआ है क्योंकि ममता बनर्जी ने माना कि बड़े पैमाने पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कट मनी ले रहे थे लोगों से। लेकिन अब यही बात भ्रष्टाचार को लेकर उजागर की गई, यही बात ममता बनर्जी को घर कर रही है, उनके लिए चक्रव्यूह बन चुकी है। पोस्टर, नारेबाजी और कहीं कहीं हिंसक प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में ऐसी तस्वीरें अब रोजाना का हिस्सा हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर से लेकर सिलीगुड़ी, कोलकाता, बर्धमान और बशीरहाट में ममता सरकार के खिलाफ ताबड़तोड़ प्रदर्शन हो रहे हैं। दुर्गापुर में गांव वालों का ये जो गुस्सा आप देख रहे हैं वो ममता सरकार की कट मनी वाली उगाही के खिलाफ है। यहाँ के इच्छापुर गांव के सैकड़ों लोगों ने ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव के घर के बाहर प्रदर्शन किया। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें सिलीगुड़ी के घोघोमाली की है, जहां ममता सरकार का विरोध कर रहे व्यापारियों ने अनिश्चितकाल के लिए दुकानें बंद कर दी हैं। विरोध प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरें एक इलाके की नहीं हैं। कोलकाता के हाजरा क्रॉसिंग में भी ममता सरकार के खिलाफ लोग नारे लगाते दिखे। तो बर्धमान में भी गांव वालों ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। सवाल उठता है कि आखिर बंगाल में ये हो क्या रहा है? क्यों लोग ममता सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं? आखिर ममता सरकार के खिलाफ लोगों की क्या मांग है? इन सारे सवालों के पीछे है
कट मनी, जिसे लेकर पश्चिम बंगाल में फिलहाल लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। मनरेगा के तहत 100 दिन काम दिलाने और टॉयलेट बनाने के लिए पैसे दिलवाने का वादा करके तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कट मनी ली थी और अब गांव वाले अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। बीजेपी ने भी आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आम लोगों से जो कट मनी ले रहे हैं उनमें 75% पार्टी फंड में जाता है। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बड़े नेताओं की शह पर कट मनी ली जाती है। इसलिए बीजेपी समेत बंगाल की जनता मांग कर रही है कि टीएमसी के पार्टी फंड में कट मनी का जो रुपया है वो जनता को वापस किया जाए। खासकर ममता के सार्वजनिक बयान के बाद लोग और आक्रामक हुए हैं। कटमनी लौटाने को लेकर ममता बनर्जी के दिए हुए बयान के बाद अब राज्य भर में जगह जगह आम लोग उन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के घरों पर पहुंच रहे हैं जिन्होंने कभी इनसे कट मनी लिया था। ये सिलसिला अब राज्य भर में जारी है। कई तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के ऊपर हमले भी हुए हैं। अब आम लोग अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। इधर बीजेपी ने इस मुद्दे को अब लोकसभा में भी उठाया है। हुगली से बीजेपी की सांसद लॉकेट चटर्जी ने भी आरोप लगाया है कि कट मनी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मंजूरी मिली हुई है। ये छोटा नेता थे कि बड़ा मंत्री तक, ये पूरा के पूरा चेन का सिस्टम है। पूरा के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कट मनी का सरकार ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो ममता बनर्जी अभी जो बोल रहे हैं 25% जो है वो जो परसेंटेज है वो तुम अपने रख लो, अपने पास रख लो और 75% पार्टी में दे दो। इसका मतलब है 75% कट मनी का जो पैसा है वो ममता बनर्जी का पास है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 में होने वाला है और बीजेपी बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगी हुई है। कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। वैसे में बुनियादी सवाल ये उठता है कि क्या ममता बनर्जी की सरकार के समय ही कट मनी का ये प्रचलन शुरू हुआ है? जी नहीं, ये जानकारी अधूरी होगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में जब कांग्रेस की सरकारें 60 के दशक में हुआ करती थीं, उस वक्त इस बात की शुरुआत हुई थी कि अगर आपको पंचायत से कोई काम करवाना है तो पहले पंच को पैसे खिलाने पड़ेंगे। आमतौर की भाषा में हम इसे घूस कहते हैं, लेकिन बंगाल में इसे कट मनी कहा जाता है। और उसके बाद वामपंथी दलों की सरकार ने तकरीबन 32 साल में इसे एक नया स्वरूप दिया। 7 से 10% के आसपास की रकम जो सरकार के द्वारा मिलती थी, उसमें से 7 से 10% सीपीएम और सीपीआई बाकी पार्टियां अपनी जेब में रख लेती थीं अपने तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा। लेकिन ममता बनर्जी के सरकार में आने के साथ हवस कुछ और बढ़ गई और अब कट मनी तकरीबन 25 से 50% तक है। यानी कि अगर घर बनाने के लिए किसी गरीब आदमी को 1 लाख रुपए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की स्कीम से मिलता है तो उसमें से 50,000 रुपए तृणमूल कांग्रेस के कॉर्पोरेटर या फिर पंच हड़प लेते हैं। यह है घूस का एक बड़ा गोरख धंधा जो बंगाल में चल रहा है। नारे लगाते ये वो लोग हैं जो तृणमूल कांग्रेस के नेता से अपना कटमनी वापस मांग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इन दिनों कटमनी पर कोहराम मचा हुआ है। अब इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बर्धमान की हैं, जहां सैकड़ों लोग तृणमूल कांग्रेस के नेता से अपना कटमनी वापस लेने पहुंचे हैं। আমরা এসেছি আমাদের বাড়ি আমাদের যে ঘর এসেছিল ঘরের জন্য টাকা দিয়েছে সরকার তো টাকা দিচ্ছে সেখান থেকে ওরা 10,000 নিচ্ছে ওই পার্টির লোকেই নিচ্ছে যে পার্টির লোক ওই রবে মন্ডল তারপর মাস্টার গুন্ডা মাস্টার হ্যাঁ তৃণমূল আপনারা হঠাৎ আজকে এইভাবে বাড়ি পেয়েছেন? হ্যাঁ পেয়েছি। তো সেই বাড়ির জন্য কি টাকা নিয়েছে? হ্যাঁ নিয়েছে টাকা নিয়েছে ওরা আগে নিয়ে নিয়েছে 5,000 টাকা গুনে নিয়েছে তারপর আমাদের হাতে 30,000 টাকা দিয়েছে। কারা নিয়েছে টাকাটা? কেন তৃণমূল লোকে নিয়েছে। যে টিভিতে দেখছি যে মমতা ব্যানার্জি বলছে যে বাড়ির টাকা যে নিয়েছে খেয়ে ভোগ করে আছে তাদেরকে ফেরত দিতে হবে, গরিব মানুষদের বাড়ির জন্য হয়ে যায়। আপনার টাকা নিয়েছে কি কেউ? আমার টাকা নিয়েছে রবিলাল মন্ডল 5,000 টাকা। কত লোকের টাকা নিয়েছে? ওনার যতগুলা বাড়ি এসছে।
पश्चिम बंगाल में अब तक कटमनी से जुड़ी हजारों शिकायतें आ चुकी हैं। खुद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि राज्य में अब तक 5000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। इसका पहला मतलब तो ये हुआ कि बंगाल में कटमनी का खेल खुलेआम चल रहा है और मुख्यमंत्री भी इसे स्वीकार करती हैं। हालांकि खेल लेफ्ट के जमाने में भी हुआ करता था, लेकिन तब लोग मान चुके थे कि सरकारी सहूलियतें और योजनाओं का फायदा पैसा देने के बाद ही मिल सकता है। लेकिन इस मुद्दे को अब बीजेपी सड़क से लेकर संसद तक उठा रही है। आखिरकार ये कटमनी है क्या? सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं उसका फायदा अगर आम लोगों तक पहुंचेगा तो उनके जिंदगी में सुधार आएगा। लेकिन जब भी ये फायदा किसी राजनीति से जुड़े हुए शख्स के जरिए पहुंच रहा है तो वहां पे वो शख्स उसके बदले उन लोगों से पैसे ले रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर राज्य भर में आरोप लग रहा है कि वो कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए गांव में जो आवास योजना है उसके जरिए गांव वालों को घर देने के बदले हर जगह वो लोगों से पैसे ले रहे हैं। यहाँ तक कि हादसे में मारे गए लोगों को मुआवजे की रकम पाने के लिए भी कट मनी वसूले जाने के आरोप सामने आए हैं। दरअसल बंगाल में बीरभूम के टीएमसी नेता त्रिलोचन मुखोपाध्याय ने जब से 141 लोगों को करीब 2.25 लाख रुपए की कटमनी लौटाई, तब से ये साबित हो गया कि बंगाल में कटमनी का खेल लंबे समय से चल रहा था। पिछले 11 दिनों में राज्य के 10 जिलों में कम से कम 40 से अधिक जगहों पर लोग सड़कों पर ऐसा ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और तृणमूल नेताओं से अपना पैसा मांग रहे हैं। देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज नेशन। ममता बनर्जी की सरकार तुष्टीकरण की नीति को आगे लेकर चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने इसे बखूबी भुनाया लोकसभा के चुनाव में। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसे कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से छीका फूटा, कटमनी का यह पूरा मामला सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी से बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में उठा रही है, जिसके आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि शायद 2021 के विधानसभा के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के पैर भी उखड़ सकते हैं। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। सड़क से लेकर संसद तक कटमनी पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां भी पश्चिम बंगाल में कटमनी के मुद्दे पर ममता सरकार पर हमलावर हैं। देखिए, कटमनी जो शब्द है ये इनोवेशन है ममता बनर्जी की, लेकिन भ्रष्टाचार सब जगह हर युग में था, कम ज्यादा था, बंगाल में भी था, इतना पैमाने पर नहीं था। आज इसको रिकॉग्नाइज किया उन लोगों ने और ये सोर्स ऑफ इनकम बन गया है पॉलिटिकल पार्टी, विशेषकर टीएमसी के लोगों का। प्रतिनिधि है, नेता है, सब एमएलए एमपी सब लोग इसमें युक्त है और जो हजारों लाखों करोड़ यहाँ से जाता है रुपया विकास के लिए, वो सब इसी प्रकार से लूट हो जाता है। इसलिए जमीनी स्तर पर नहीं दिखता है विकास। तो सीपीआई नेता भी कटमनी को लेकर अब जांच की बात कर रहे हैं। I think there is investigation going on. Let us see what is the outcome of those investigations. But cut money has become an issue. It is being debated in public domain. पश्चिम बंगाल में कटमनी के मुद्दे पर सियासी हंगामा मचा हुआ है और इसे बड़ा मुद्दा बनाने में बीजेपी का सबसे बड़ा हाथ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि बंगाल में संस्थागत उगाही की सियासत का ये सबसे बड़ा गुनाह है। हालांकि इस उगाही की सियासत का इतिहास काफी लंबा रहा है, लेकिन बीजेपी ने धीरे धीरे ही सही, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसे जनता के बीच बड़ा मुद्दा बना दिया। बीजेपी इस मुद्दे को समय समय पर खाद पानी डालती रही। बंगाल के तमाम इलाकों में लोगों के जरिए ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करवाने की बीजेपी की रणनीति ने अब रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से लगातार अपने पैसे मांग रही है, तो ममता बनर्जी की मिस्टर क्लीन की छवि को बीजेपी इस बहाने डेंट करने में जुटी है। बीजेपी गांव-गांव जाकर लोगों को ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए उकसा रही है और नतीजा सामने है। सड़क से लेकर संसद तक कटमनी पर कोहराम मच गया है और बीजेपी इसमें 2021 के लिए अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज नेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार को लेकर मुद्दा बना हुआ है।
दरअसल उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि उनकी छवि एक कुशल प्रशासक की ही ना बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर भी सामने आए जिसने भ्रष्टाचार को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 600 से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की है। अलग अलग डिपार्टमेंट के इन कर्मचारियों और अधिकारियों में से कई को अब जबरन रिटायर किया गया है कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। करप्शन के खिलाफ योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, करप्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर चला चाबुक। करप्शन के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। यूपी में 600 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 200 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को योगी सरकार ने जबरन रिटायर कर दिया है, जबकि करीब 400 अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। भ्रष्टाचार में शामिल सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी अभी भी रडार पर हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से जुड़े मसलों पर जहां लापरवाही देखी गई है उन सभी विभागों के अधिकारियों का गंभीरता से संज्ञान लिया है और उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको रिटायर भी किया जाएगा और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वार्निंग भी इशू की जाएंगी। योगी आदित्यनाथ ने जब 2017 में उत्तर प्रदेश की गद्दी संभाली थी, तभी से सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और लापरवाही से काम करने वालों पर सख्ती की हिदायत दी थी और माना जा रहा है कि करीब 2.5 साल की रिसर्च के बाद नतीजे सामने आने लगे हैं। जिन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है उनमें शिक्षा से लेकर सिंचाई और गृह राजस्व समेत करीब 1 दर्जन विभाग के लोग शामिल हैं। लेकिन विपक्ष योगी सरकार के एक्शन पर सवाल उठा रही है। भ्रष्टाचार पे अंकुश इस तरह नहीं लगेगा कि आप पिक एंड चूज करें, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जो भी करे, जो भी दोषी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और अगर इसमें मेरिट के आधार पे जिनका एक इतिहास है भ्रष्टाचार का, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो स्वागत योग्य है। लेकिन अगर उसमें भी पिक एंड चूज होगा तो फिर दिक्कत आएगी। भ्रष्टाचार ही नहीं, योगी सरकार ने पीएम मोदी से प्रेरणा लेते हुए दफ्तर में देरी से पहुंचने वालों और लापरवाही से काम करने वालों को भी चेतावनी जारी की है, जिससे पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वैसे इस कार्रवाई के बाद एक बात तय है कि आने वाले समय में भ्रष्ट और काम में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ। और अब आपको दिखाते हैं कि जिस प्रदेश में कुपोषण की वजह से बच्चे मर रहे हों, जहां इंसेफ्लाइटिस की वजह से 200 से ज्यादा बच्चों की मृत्यु हो गई हो, वहां पर आम के ऊपर राजनीति, जहां यह सिर्फ और सिर्फ बिहार में संभव है। बिहार विधानसभा भवन में चमकी बुखार से बच्चों की मौत के मुद्दे पर प्रदर्शन चल रहे हैं और बिहार सरकार के मंत्री विधायकों को मालदाह आम के तोहफे दे रहे हैं। बिहार में बीमारी को लेकर घिरी सरकार अब आम पर भी घिर चुकी है। जिन विधायकों से मीडिया वालों ने तोहफे में आम लेने के बारे में पूछा तो वो बहाने बनाने लगे। आम तो मैंने लिया भी नहीं था, मैं तो आम का वृक्ष लिया था। मैं हाँ बिल्कुल नहीं, इसको ले जाइए, गरीब को दीजिए, नहीं तो मैं गरीब को दूंगा। आप आम खाइएगा? तो काहे मिला है? आम खाइएगा? फिर वही बात कर रहे हैं। आम खाइएगा? पता चला कि कृषि मंत्रालय के उद्यान विभाग की ओर से 1 ट्रक आम और आम के पौधे विधायकों को बतौर तोहफा दिए जा रहे हैं। बच्चे मर रहे हैं चमकी बुखार से और आप आम बंटवा रहे हैं। जश्न जैसा नहीं लगता है कि बच्चों की मौत पर दुख होना चाहिए? बिल्कुल, हम आपका सहमत हैं, हम तब दुखी हैं जाकर के, और उसका मकसद ये नहीं जाकर के है, वो बिहार से लुप्त हो रहा है, तो कि याद कराने के दृष्टिकोण से जाकर के पर्यावरण को संतुलित करने के लिए और कृषि विभाग के द्वारा यह व्यवस्था कराई गई थी। भाजपा वाला खाएगा, जदयू वाला आम खाएगा, गरीब आदमी मर रहा है, इनका आम सूझ रहा है। सरकार को शर्म आना चाहिए, भारत सरकार को, राज्य सरकार को। बिहार में गायब होते मालदाह आम की प्रजाति को बचाने के साथ साथ पर्यावरण के लिहाज से तो ये पहल ठीक लगती है, लेकिन असली सवाल उन बच्चों का है जो डॉक्टर्स और सुविधाओं के अभाव में मारे गए, क्योंकि ये आंकड़े सामने आए हैं कि बिहार में 57% डॉक्टर कम है, 71% नर्स कम है, 5% ANM नहीं है, 72% लैब टेक्नीशियन तक नहीं है
और 58% फार्मासिस्ट नहीं है। बिहार सरकार ने यह बहाना दिया है कि इसी वजह से चमकी बुखार से बच्चों की मौत ज्यादा हुई है, लेकिन ये नहीं बताया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि केंद्र के आंकड़ों की माने तो राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत दिए गए 150 करोड़ रुपए के फंड में से बिहार सरकार ने सिर्फ 53 करोड़ 80 लाख रुपए यानी 35.86% ही खर्च किए। जाहिर है आंकड़ों की बाजीगरी कर नीतीश सरकार बच्चों की मौत की जवाबदेही से बच नहीं सकती और खासकर विरोधी विधायकों को आम खिलाकर तो हरगिज नहीं। और फिलहाल विपक्ष अब इसे एक और बड़ा मुद्दा बना चुका है कि पहले ही स्वास्थ्य मंत्री नहीं दे रहे थे इस्तीफा और कृषि मंत्री इतने संवेदनहीन कि विधायकों को खिला रहे हैं आम। फिलहाल बिहार विधानमंडल में आम बना है खास। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।